हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से जीके जीएस का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं और जानेंगे इसका सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में। और जो भी आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। ये आपका 21वां क्लास है और काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, एक तरफ दृष्टि दोष दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 में लेंस का मिलान करना है कि किस लेंस से किसका उपचार किया जाता है। तो ए में क्या है? ए में है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित होता है, यानी कि अपोजिट होता है। निकट में दूर का प्रॉब्लम होता है और दूर में निकट का प्रॉब्लम होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। तो ए का हो जाएगा 2। उसी प्रकार अभी बताएं कि दूर दृष्टि में आपको दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, तो ये होता है इसका उपचार किस लेंस से? तो इसका होता है उत्तल लेंस से, तो 3 हो जाएगा। उसी तरह जरा दृष्टि दोष की अगर बात कर ले तो इसमें दूर और निकट दोनों दृष्टि प्रभावित रहती है और इसका जो उपचार होता है जरा दृष्टि दोष का द्विफोक्सी लेंस से। तो देखिए बायोफोकल लेंस भी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, यहाँ द्विफोक्सी लेंस है, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। वहीं अगर आगे बढ़ेंगे, क्या है? दृष्टि वैषम्य। तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर दृष्टि प्रवाहित रहती है जबकि क्षैतिज दृष्टि ठीक रहती है, और इसको ठीक करने में जो प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का, जो कि 4 इसके सामने ही दिया हुआ है। तो ये हो गए लेंस से संबंधित। वहीं लेंस का अगर मात्रक कहता है कि क्या होता है, तो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको क्या करता है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। तो ये आप वही अगर अवतल लेंस रहेगा जो किससे संबंधित हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष से, जिसमें कि -d का प्रयोग होगा, और वही दूर दृष्टि दोष रहेगा तो +d का प्रयोग होगा। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। इनमें से कौन हार्मोन के उदाहरण हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो इंसुलिन, जिबरेलिन या यहाँ पे पेप्सिन कर लीजिएगा, ये पेप्सिन होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इंसुलिन भी होगा और जिबरेलिन भी होगा, दोनों हार्मोन का ही उदाहरण है। तो ए और बी दोनों। और जहाँ तक रही ये पेप्सिन की बात, तो ये एक क्या है? एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। और इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये भी पूछा गया है। तो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की अगर खोजकर्ता की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएंगे? बेंटिंक हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर जिबरेलिन की बात कर ले तो जिबरेलिन क्या है? ये एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है, और ये पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है। जैसे कि पेड़ पौधा का तना का लंबाई में वृद्धि हो गया, पत्तों और फल का आकार हो गया, अगर इसका छिड़काव करते हैं तो उसमें क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। अब बढ़ जाएंगे आज के साइंस के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। अभी सिर्फ साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, हर विषय का प्रश्न जीके जीएस का शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है, यह लीजिए, यहाँ पर प्रश्न ही गायब है कि किसके खोज करता है, ये पूछा गया है। तो किन्बन के खोज करता, किसका खोज करता है यहाँ पूछा गया था। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, क्या करिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिए, इतना हम बोल ही देते हैं। किन्बन की अगर खोजकर्ता की बात कर ले तो वो हो जाएंगे कौन?
लुई पास्चर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं किन्वन की अगर बात करें तो चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है, किन्वन है। इसको लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए। और इसकी जो किन्वन की खोज हुई थी वो हुई थी 1857 में। 1857 का क्रांति तो याद ही होगा, उसी टाइम किन्वन का भी खोजकर्ता हुआ था। वहीं कुछ और जानते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जैसे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब किया गया था, तो 1798 में किया गया था। वहीं बात रहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, तो इन्होंने किया था पेनिसिलिन का खोज। किसका खोज किया था, पेनिसिलिन का खोज। और ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, एडवर्ड जेनर से और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। वहीं रॉबर्ट कोच की बात कर ले, तो रॉबर्ट कोच के बारे में आपको पता है, क्या पता है आपको, बहुत बार हम बताए हैं कि रॉबर्ट खोज जो क्या है, एंथ्रोस नामक जीवाणु का भी खोज किया था। किस नाम का, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का भी, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का भी खोज करता है कौन, रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच किस चीज़ का खोज किया है वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अब आएंगे आज के प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर निर्भर करता है या कार्य करता है, और ये ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते, तो ये करता है प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। तो देखिए, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, प्रकीर्णन है, पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। चूँकि प्रकाश तंतु जो होता है बहुत ही बारीक कांच का बना होता है, जो कि क्या करता है, प्रकाशीय सिग्नल हो गया उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिए। अगर पूछ लेगा कि प्रकाश तंतु का आविष्कारक कौन थे, तो आविष्कारक का नाम रख सकते हैं ध्यान क्या, कि चार्ल्स के काव द्वारा प्रकाश तंतु का आविष्कार किया गया था। अब आएंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न पे, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोग के लिए इतना अच्छा क्लास दिया जा रहा है, पर आप लोग का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, ये पूछा गया है। तो कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता भी कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। और ये सेंटेंस के रूप में पूछ देगा कि ये सेंटेंस जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, वहीं बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, कितने के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट आपको लिखवाया जाता है, बताया जाता है, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको नोट डाउन आप लोग किया करें। परीक्षा में प्रश्न जो पॉइंट बताया जाता है वहाँ से भी दिखने की चांसेस है ज़्यादा। वहीं बात क्या और इसमें क्या जान सकते हैं, वहीं अगर भारत में बात करें तो एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है।
चलिए बढ़ जाएंगे आज के छठे प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा छठा प्रश्न क्या है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये जो नामित किया जा सकता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। चूँकि कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, इसमें पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नामजद कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पता ही होगा कि संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और वही अगर पूछेगा कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग हो जाते हैं। और संसद के 3 अंग में कौन कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या कहता है? राज्यसभा। तो ये पॉइंट तो लिखना नहीं है, आप लोग पहले भी जानते होंगे और बहुत बार बता भी चुके हैं। तो इसको क्या करिएगा? ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर अनुच्छेद का बात कर ले तो क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद ध्यान रख सकते हैं कि पहले तो संसद किस अनुच्छेद के तहत? तो संसद जो होता है किस अनुच्छेद के तहत? 79 अनुच्छेद के तहत। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 81 के तहत। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो 80 के तहत। तो 79, 80, 81 तीनों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए। यहाँ हमको ध्यान देना है कि न्यूनतम हमसे पूछा गया है। तो जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो भी विधान परिषद के लिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि विधान परिषद जो होता है ये राज्य विधानमंडल की उच्च सदन होता है। क्या होता है? तो इस तरह से लिख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहा जाता है या उच्च सदन कौन होता है? तो ये होता है विधान परिषद, जो कि सभी राज्यों में अभी अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में केवल कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। तो अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में केवल 6 राज्य। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक। वहीं अगर बात कर ले कि 30 वर्ष और किसका न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने हुए हेतु क्या होना चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। 25 वर्ष की अगर बात कर ले तो 25 वर्ष जो होता है विधानसभा के लिए आयु होता है न्यूनतम। किसके लिए? विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा में भी कितना होना चाहिए? 25 वर्ष की ही आयु होना चाहिए। और पंचायती चुनाव लड़ना है तब कितना वर्ष होना चाहिए? तब 21 वर्ष होना चाहिए। जब पंचायती चुनाव की बात हो, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु तब 21 वर्ष होता है। लेकिन अगर वही राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, राज्यपाल रहे, इन लोग के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 35 वर्ष होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है। आइए आज के प्रश्न नंबर 8 पे। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? चूँकि हम लोग प्रस्तावना से बहुत बार प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन जो जैसा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग डिटेल देखते हैं। तो संविधान का जो निहित है ये मूल दर्शन निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें क्या संविधान का आदर्श हो गया, उद्देश्य हो गया, सरकार का स्वरूप हो गया, ये सब का संक्षेप में उल्लेख है। ठीक है। वही प्रस्तावना की अगर बात कर ले कि ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा
कब प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक, वहीं अगर बात कर ले कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का बात है, अगर पूछेगा कि कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है, तो 3 प्रकार का, लेकिन वही पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, तो ये सब पॉइंट। वही बात करें कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें कि 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सब पॉइंट हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, जो नहीं पता था वो यहाँ पे कराया गया। अब आइए 9 नंबर प्रश्न पे। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ डेली आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। 24 अक्टूबर को इनमें से क्या मनाया जाता है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। और इस दिन जो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो 24 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। चूँकि ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का समझिए वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और 2024 में जो मनाया गया, इसका थीम पूछ सकता है, क्योंकि आजकल करेंट अफेयर के दृष्टि से थीम काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शांति की संस्कृति का विकास, शांति की संस्कृति का विकास एक क्या है, शक्तिशाली अनुस्मारक है। चूँकि RRB का जो पेपर होता है NTPC का, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट। तो ये ऐसे प्रश्न आपको मिलने का पूरा चांस रहता है, तो इसको हल्के में आपको नहीं लेना है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ईस्वी भी लिख सकते हैं कब, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अब आएंगे आज के प्रश्न नंबर 10 पर। और 10 का बात आ गया है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद आ गया आपको कि आप लोगों के लिए ही द 10 मिनट शो शुरू किया गया है। और ये 10 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक कराया जाता है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं वो आपको उसमें करवा दिया जाता है। जिसमें कि मुगल वंश चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये 10 मिनट का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो RRB NTPC के लिए रेगुलर क्लास देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, शुरू से लेके जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन कराया गया है। तो हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किसे पहला स्थान दिया गया। चूँकि ये राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है, इसका संस्करण ध्यान रखना है, कैमा है तो 5वां है। और 2023 वाला है जो जाके अब 2024 में मिला है। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है, उड़ीसा राज्य को मिला है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा है दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर हो गया गुजरात, और पुदुचेरी रहा तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ध्यान रखना। और चूँकि ये 2023 से जुड़ा है, हालांकि मिला है 2024 में, लेकिन 2023 से संबंधित है, तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर से बन सकते हैं। और यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार 22 अक्टूबर को ही क्या किया गया, प्रदान किया गया। अब बढ़ेंगे आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न आ गया है, जो कि हर एग्जाम का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता ही है। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया। तो किस नगर में किया गया, यही हमसे पूछा गया। देख लेते, ये जो किया गया था राजगृह में किया गया था। चूँकि अब राजगीर नाम है, उस टाइम तो राजगृह ही कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसका आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अगर याद रखना हो तो, बाकी आपकी मर्जी। रा बा पा कू। ठीक,
तो रा बा पाकू का कहने का मतलब हुआ कि पहला हो गया राजगीर में, दूसरा हो गया वैशाली, बा से हो गया वैशाली, ये हो गया राजगीर, और प से हो गया तीसरा जो कि हो गया था कहाँ, पाटलिपुत्रा में। और क से अगर बात कर ले तो ये हो गया था कुंडलवन कश्मीर में, जो कि क्या था, चौथा था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, वहीं ये भी दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम वाला का तो जान ही गए कि अजात शत्रु के साथ। तो इसका एक ट्रिक इसका भी है, कुछ चीज़ है जो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, खास करके ऐसे प्रश्न जो जान रहे हैं कि हर एग्जाम में आ रहा है, बार बार रिपीट हो। इसका एक ट्रिक है, इसके शासन काल कि किसका शासन काल था, तो आज कल शोक नहीं। ठीक, तो पहला के टाइप में कौन था, अजात शत्रु हो गया। ठीक, वहीं कल की बात कर ले तो ये सेकेंड वाला में कौन था, काला शोक था। थर्ड वाला में कौन था, तो ये अशोक था। और जो लास्ट बच गया वो हो जाएगा कौन, कनिष्क। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 12 नंबर प्रश्न। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था। कहने का मतलब है किसकी दिमाग की ये उपज थी, भारत के विभाजन का कौन सा प्लान, तो बाल्कन प्लान। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी बाल्कन प्लान योजना को ही किस नाम से जाना जाता है, और माउंटबेटन योजना, चूँकि इसी के दिमाग की ये उपज थी तो इसी के नाम से भी जाना जाता है, बाल्कन योजना और ये माउंटबेटन योजना। और इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। बताइए कितना चीज़ आप लोग को पढ़ना है, ध्यान रखना है। 3 जून योजना, तो ये भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी योजना से संबंधित है, इसी नाम से, तो इसको बस आप इसमें इतना पॉइंट काफ़ी है। बढ़िए 13 नंबर प्रश्न की ओर। बुद्ध की जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष ध्यान रखती है, इनमें से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। बात आ गई है फिर से बौद्ध धर्म की, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, स्पेशली अगर बात कर लें तो बौद्ध धर्म से तो आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न दिख ही जाते हैं। आप खुद पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, चाहे वो आप रेलवे का दीजिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, और आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं जाके। पूरा टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया गया, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। और यहाँ जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। वहीं बात करेंगे कि ललित विस्तार में ही क्या है, बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। और ललित विस्तार क्या है, तो एक महायान बौद्ध सूत्र है। क्या है, महायान बौद्ध सूत्र। तो ये लिख सकते हैं इसमें। वहीं और क्या जानकारी ले सकते हैं, मिलिंद पन्हो, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो मिलिंद पन्हो का जो संबंध है बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य संवाद से है। तो क्या पता प्रश्न कितना डिटेल से पूछ दे। तो इसमें किसका क्या संबंध है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और किसका, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के बीच का संवाद का उल्लेख है मिलिंद पन्हो में। ठीक,
सारिपुत्र प्रकरण की अगर बात कर ले तो ये गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र के बारे में ही है। ये गौतम बुद्ध के एक शिष्य से संबंधित था। वहीं अवदान शतक की अगर बात कर ले तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 100 चरित्र संबंधी कहानियों का संकलन है। कितना? 100 चरित्र संबंधी कहानियों का संकलन है। किसके? कौन धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये पॉइंट क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ेंगे आज के 14वें नंबर प्रश्न की ओर। यकीन करिए आप लोग कि आप लोग को बहुत डिटेल के साथ कराया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। बताइए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्या नहीं? 21 एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को क्यों नहीं, किस लिए छोड़िएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। तो 9 अगस्त 1942 होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो इस आंदोलन को यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कौन सी क्रांति? तो अगर आपसे ये भी पूछ दे कि अगस्त क्रांति कब शुरू हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को ही, चूँकि इसी का नाम है। और किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से घोषणा हुआ था। प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त को, ठीक। और 9 अगस्त को ही प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन अधिकतर कांग्रेसी नेताओं को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो आई होप इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। आइए आज के 15 नंबर प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? तो जो केंद्रीय बैंक की तरह काम करता है वो कौन सा हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक। वहीं बात करें, चूँकि इसको RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को ही कहा जाता है। वहीं बात करें कि किसके सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी? तो ये सिफारिश की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना वर्ष भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो स्थापना हुआ था 1935 में। और वही बात करें कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? तो मुंबई में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आएंगे आज के 16 नंबर प्रश्न की ओर। देख ही रहे आपको सारा विषय शामिल किया है, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करेंट अफेयर हो, आपको हर विषय के प्रश्न दिख रहे हैं। इकोनॉमिक्स हो, मिलान करने की बात आ गई है। एक तरफ बांध दिया हुआ है कुछ प्रमुख और एक तरफ क्या है? राज्य मिलाना है कि ये बांध किस राज्य से संबंधित है। तो देख लेते हैं। और ऐसे बांध जो एग्जाम में आ सकते हैं तो चेरुथोनी बांध, तो चेरुथोनी बांध जो संबंधित है वो केरल राज्य से है। तो ये का हो जाएगा 4। वहीं बात करेंगे इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। कृष्ण राज सागर बांध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक से, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ है 3 नंबर। और मेट्टूर बांध की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित, ठीक। चेरुथोनी बांध की अगर हम बात कर ले तो यह बांध जो है केरल का किस जिला में स्थित है? तो इडुक्की जिला। इडुक्की परियोजना भी आपको पता ही है और ये ध्यान रख सकते हैं कि केरल के इडुक्की जिला में। वहीं इंदिरा सागर बांध की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला में है और नर्मदा नदी पे है।
कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो कर्नाटक के मांड्या में है और कावेरी नदी पर है। और मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु का सेलम जिला पे है, लेकिन कौन नदी पे है, तो कावेरी नदी पर है। और मेट्टूर बांध है जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तो अगर आप लोग चाहें तो सुन के भी नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब बढ़ेंगे आज के 17 नंबर प्रश्न की ओर। बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान पूछा गया। और बजट से तो आपको एक प्रश्न से जरूर ही रहेंगे, 1 से 2 प्रश्न तो 2023-24 के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, तो इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट है। रही बात 2023-24 में राजकोषीय घाटे के अनुमान की, तो ये है 5.9। तो 5.9 रहने का अनुमान है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कितना हो जाएगा 5.9%। ठीक, वही बात, तो इसमें ये आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं। और रहा बात, अगर एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को क्या लक्ष्य रखा है, जीडीपी का 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ दे, तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाएंगे आज के 18वें नंबर प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो पहले नहीं है जब, तो देख लेते हैं कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये है जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, सिक्किम का भी है। ठीक, वहीं अगर हिमाचल पर्वत की बात कर ले तो ये भारत में इसका विस्तार का अगर बात कर ले हिमाचल पर्वत की, चूँकि विस्तार भी पूछ लिया जाता है, तो भारत में अगर विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से कहाँ तक, पूर्व में, जम्मू कश्मीर से पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तक। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को लिख देते हैं, बाकी तो आप लोग सुनेंगे ही। वहीं बात करें कि विश्व की जो भी सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि पूरा, मतलब सर्वाधिक ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो कहाँ, हिमालय में ही स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ स्थित है, तो हिमालय में ही स्थित है। ठीक, तो इसको आप भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चोटियाँ आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है ताकि आप भी अपना नोट्स बना सके। वहीं बात करें हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी, आपको पता है जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन, तो एवरेस्ट है। ये तो पता है, माउंट एवरेस्ट, ये तो बताने की चीज़ नहीं है, आप लोग को बहुत बार लिखवाया भी गया है। अब वहीं आपको पता है कि 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले 3 प्रश्न डेली के सेशन में आप लोगों से पूछा जाता और उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना रहता। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि पाइरोलुसाइट किसका अयस्क है। और वही प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो कि आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जो भी रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको आंसर पता ही होगा और उनको ये सिस्टम भी पता होगा कि डेली 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर किया कीजिए। वहीं दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि क्वाड समूह देश, आपको पता है 4 देश शामिल हैं, वो चारों देश का नाम आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है आपका आज के लिए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक, और इसके पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दसरागन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था,
तो ये हुआ था परुसनी नदी की तट पर, जो अभी फ़िलहाल में रावी नदी से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि शाह जांच आयोग का गठन वर्ष क्या था, तो 1977 ईस्वी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, जो कि होता है NaOH। तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग आंसर दिया करें, आप ही का रिवीजन होगा। अब आएंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। जितना भी मेरे पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये जो प्रश्न आपके लिए लाया जाता है काफ़ी मेहनत से खोज के आपके लिए तैयार किया जाता है, तो आप लोग इस मेहनत में साथ दें। बाकी जितना अच्छा हो सकता है हम आप लोग के लिए और भी अच्छा करेंगे। ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रेटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि ज्वालामुखी उत्पेद मतलब जब उद्भेदन होता है उसी के बाद जमीन पर बना संरचना क्या होता है, क्रेटर होता है। और इसमें अगर ध्यान रख सकते हैं तो क्रेटर संरचना में जब जल भर जाता है तब उसको क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे कि क्रेटर झील के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कौन सा हो जाता है, अमेरिका का काल्डेरा झील। कौन सा झील, अमेरिका का काल्डेरा झील। ये सब उदाहरण है क्रेटर झील का। एक महाराष्ट्र का लोनार झील भी आ जाता है क्रेटर झील के अंतर्गत। कौन सा, महाराष्ट्र का लोनार झील। और एग्ज़ाम में यही सब पूछा भी जाता है, देखिएगा ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो वही चीज़ आपको बताया जाता है। क्रेटर को बीबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बीबर भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो कमज़ोर भूभागों को तोड़कर बाहर आता है, और जो उद्भेदन पर भूगर्भ से निकलता है केवल लावा से, वही शंकु को लावा शंकु कहा जाता है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेसिक रूप से पढ़े होंगे तो जानकारी भी आपको होगी ही। आएंगे आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि होगा हमारा 20वां प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले तो उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग है जो विश्व की सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, व्यापार मार्ग है। और विश्व का अधिकांश व्यापार भी किसके द्वारा होता है, तो जल मार्ग के द्वारा होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि विश्व का अधिकांश व्यापार किसके द्वारा होता है, तो जल मार्ग द्वारा होता है, जल मार्ग द्वारा होता है। वहीं दूसरा पॉइंट जो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं वो कि सबसे कम व्यापार किसके द्वारा होता है, तो वो होता है वायु मार्ग द्वारा। ज़्यादा का भी ध्यान रखना और कम का भी ध्यान में रखना है। और भारत का जो आंतरिक व्यापार होता है, तो भारत वाला क्यों छोड़ना है, विश्व का जान ही गया तो भारत का जो आंतरिक व्यापार होता है वो मुख्यतः सड़क मार्ग द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो सड़क मार्ग द्वारा। और ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले कि भारत में राष्ट्रीय मार्ग कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत है, तो 2% है। और जो भारत का राष्ट्रीय मार्ग है वो कुल व्यापार और यातायात का कितना % भार होता है, तो 40% भार होता है। तो आज के सेशन कैसे लगे आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर। तो थैंक यू।